Hello friends and good evening to all of you. Welcome in our favorite study channel Study with Ritesh. आप सभी को पता है कि आज का जो सेशन है, आज के सेशन में फिर से मैं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगी, क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को बनाना, समझना और उसको याद रखना, ठीक है। वैसे बायोलॉजी में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बट जितना पढ़ना है उसको अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी मिसलेनियस क्वेश्चन चल रहे हैं, आगे हो सकता है आगे क्लासेस में कुछ टॉपिक वाइज क्वेश्चन चले, जैसे विटामिन्स के चले थे, वैसे ही देखते हैं। फिलहाल आज के सेशन को देखते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या होने वाला है, ठीक है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में बहुत टाइम है, तो आराम से पढ़ते हैं। चलिए इसी के साथ हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि पिता और माता का रक्त समूह ए हो तो उनके बच्चे का होगा, यानी अगर पेरेंट्स का, मदर और फादर दोनों का ब्लड ग्रुप क्या है, सेम है, यानी ब्लड ग्रुप क्या है, सेम है, यानी सिर्फ ए है, मम्मी का भी ए है और पापा का भी है, तो क्या चांस बनता है उनके जो बच्चे होंगे उनमें क्या चांस बनता है, कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है उनके बच्चों का, ठीक है। तो अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए, ठीक है। तो क्या, चलिए ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, क्या उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप ए ही होगा, या फिर ए और बी दोनों होगा, या फिर ए बी दोनों ए बी होगा, या फिर ए और ओ होगा। तो आप सभी को पता है कि सेम ब्लड ग्रुप के केस में ए तो होगा ही, लेकिन और कुछ भी हो सकता है, ओ के चांसेस बढ़ जाते हैं। ए के साथ जब सेम ब्लड ग्रुप मदर और फादर का रहता है तो ए और ओ दोनों होता है, सिर्फ ए नहीं होगा, ठीक है। ए बी, बी तो है ही नहीं तो बी होगा ही नहीं, और ए बी भी नहीं होगा, तो क्या होगा हमारा उत्तर, ए और ओ, या तो ए हो सकता है या तो ओ हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ओके। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉल्यूम टाइप जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं जो कॉल्यूम में रहते हैं, ठीक है। तो आपके सामने दो कॉल्यूम दिया गया है, एक सूची 1 जिसमें रोग का नाम दिया गया है और दूसरा सूची 2 जिसमें वाहक का नाम दिया गया है, यानी किसके द्वारा होता है, कैरियर का नाम दिया गया है, क्या कैरियर का नाम दिया गया है। और आपको क्या बताना है कि कौन सा रोग किस वाहक के द्वारा होता है, ठीक है। तो चलिए पहला सूची का ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं, जुकाम यानी कोल्ड किस वाहक के द्वारा होता है, कोल्ड किस वाहक के द्वारा होता है, जल्दी से बता दीजिए, क्या वो वायरस के द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है, या फिर परजीवी हेलीमेंथस के द्वारा होता है, या फिर परजीवी प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। जल्दी से बता दीजिए कि ये जो जुकाम है यानी कोल्ड जो है वो किसके कारण होता है, उसका कैरियर कौन है। तो बिल्कुल कोल्ड एक वायरस के थ्रू होता है, ठीक है। जैसे घर में किसी एक आदमी को कोल्ड हो गया है ना, तो पक्का उस घर में और भी लोगों को वो फैलता चला जाता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, फर्स्ट का ऑप्शन ए होगा, ये वायरल डिजीज़ है जुकाम, ठीक है, और वायरस के थ्रू ये फैलता है। सेकंड क्या है, फलेरिया, क्या है, फलेरिया, फलेरिया किसके द्वारा होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा कट गया क्योंकि फर्स्ट कोल्ड वायरस के द्वारा होता है, ठीक है। अब क्या बचाना हमारे पास, 3 बचा है, बैक्टीरिया, परजीवी हेलीमेंथस और परजीवी प्रोटोजोआ। तो फलेरिया का वाहक कैरियर कौन है, जल्दी से बता दीजिए, अगर किसी को पता है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख देगा, क्या है कैरियर। तो जो ये फलेरिया होता है वो परजीवी हेलीमेंथस के द्वारा होता है, यानी कैरियर क्या है, परजीवी हेलीमेंथस, याद रखिएगा, ठीक है। आपको बता देते हैं कि इस फलेरिया को एक और नाम से जाना जाता है, एलिफेंटाइसिस, क्या जाना जाता है, एलिफेंटाइसिस। इस डिजीज़ में क्या होता है कि जो पैर हो या फिर हाथ हो वो क्या हो जाता है ना, एकदम एलिफेंट के पैर और हाथ की उतना मोटा हो जाता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एलिफेंटाइसिस, ओके। तो अगर कॉमनली नोन एज कोई क्वेश्चन में आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसे क्या बोलते हैं, एलिफेंटाइसिस भी बोलते हैं। और इसका वाहक कौन है, तो परजीवी हेलीमेंथस, परजीवी का इंग्लिश क्या होता है, पैरासाइटिक हेलीमेंथस, ओके। तो बी का क्या होगा, 3, ठीक है।
अब सी की बात करते हैं, यानी मलेरिया। मलेरिया किसके द्वारा होता है? तो आप सभी को पता है कि मलेरिया किसके द्वारा होता है? परजीवी प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो सी का क्या हो जाएगा? 4। और ऑप्शन डी क्या है? टाइफाइड। तो टाइफाइड क्या हो जाता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है। उस बैक्टीरिया का नाम अगर किसी को पता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में नाम लिख दो, ठीक है। तो किसके वजह से होता है? किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है? कौन है इसका कैरियर? बता दो जल्दी से। सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। ओके, ये याद रखिएगा, सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के द्वारा क्या होता है? ये किसका कैरियर है? टाइफाइड का कैरियर है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों का जब मैं कमेंट पढ़ती हूँ ना तो ये लिखा हुआ रहता है कि हाँ आपने अच्छा पढ़ाया, आपकी क्लासेस अच्छी लगी, बट ये कोई नहीं लिखता। जो मैं चिल्ला चिल्ला के आप लोगों को बोलती हूँ कि जो एक्स्ट्रा पॉइंट है उसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बता रही हूँ उसको याद कर लो, कहीं लिख लो, ये कोई करता भी है या नहीं? मुझे कल इसका कमेंट में आंसर चाहिए। कमेंट सेक्शन में आप सभी का उत्तर अपना अपना जो भी कि आप लिखते हो, कि स्क्रीनशॉट लेते हो, कि याद कर लेते हो, ये सबका चाहिए कि कौन लिखता है, कौन स्क्रीनशॉट लेता है और कौन याद करता है, ठीक है। क्योंकि जो एक्स्ट्रा बताती हूँ ना वो भी क्वेश्चन से रिलेटेड है, ठीक है। तो वैसा क्वेश्चन आ सकता है, ओके। तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो एक्स्ट्रा बता रही हूँ। तो अब हमने क्या किया? इन सब का सुमेलित कर दिया, यानी मिलान कर दिया। तो अब इसी के हिसाब से हम देख लेते हैं ऑप्शन हमारा कौन सा सटीक बैठ रहा है और इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही होगा। तो फर्स्ट का ए, ये भी 1 है, ये 2 है, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है। अब हमारे पास ए और सी बचा, या तो ए सही होगा नहीं तो सी सही होगा। देखते हैं बी का क्या है? 3। बी का 3 ये भी है और बी का 2 है ये, तो ये हमारा कट गया। आपका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और जो एक्स्ट्रा बताई हूँ वो भी आप लोगों को याद हो गया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और चीज़ बता देती हूँ कि जो ये फ्लेराइसिस है, क्या है? फ्लेराइसिस है, इसको हम लिम्फोटिक फ्लेराइसिस भी बोलते हैं। लिम्फैटिक फ्लेराइसिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर लिम्फेटिक फ्लेराइसिस लिखा हो तो कन्फ्यूज़न नहीं होना कि ये अलग और ये अलग, दोनों एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हे फीवर किससे पैदा होता है? यानी हे फीवर किससे पैदा होता है? क्या कीटाणुओं से होता है, या फिर पराग की एलर्जी से होता है, या फिर पोषण की कमी से यानी न्यूट्रिशन की कमी होने पर हे फीवर होता है, या फिर रक्त में यूरिया अम्ल की अधिकता यानी एक्सेस के कारण होता है? जल्दी से बता दीजिए कि ये हे फीवर किसके कारण होता है। तो हे फीवर क्या है? हे फीवर क्या है? हे फीवर जो है वो एक एलर्जिक है, एलर्जिक डिजीज़ है। क्या है ये? एलर्जी के कारण होता है, एलर्जिक। ये एक एलर्जिक डिजीज़ है और किसके द्वारा होता है? तो पॉलन के द्वारा होता है। क्या होता है? पॉलन के द्वारा होता है, ठीक है। तो आपका उत्तर क्या होगा? पराग की एलर्जी से, यानी पराग की एलर्जी से होता है। और भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ पराग की एलर्जी से ही हो, डस्ट की एलर्जी से भी ये हो सकता है हे फीवर, ठीक है। जैसे घर में है, अगर डस्ट ज़्यादा घर में है तो उसकी वजह से भी ये एलर्जी हो सकती है, ठीक है। बाहर जाइएगा तो जो नमी होती है ना, नमी में ना ज़्यादातर पॉलन फ्लोट करते रहते हैं इन्वायरमेंट में, उसकी वजह से भी हो जाता है। जैसे मौसम चेंज होता है तो देखते हैं ना, तो इसका सिम्टम्स क्या होता है? अगर कोई बोले कि हे फीवर का सिम्टम्स क्या है, तो आप सभी को पता होगा जैसे मौसम चेंज होता है ना, तो आपके इन्वायरमेंट में बहुत सारी चेंजेज होती है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होने लगता है, आपका बॉडी जल्दी से एडप्ट नहीं कर पाता है उस मौसम को, और एडप्ट नहीं करने के कारण आपको छींक आने लगती है, नाक खुजलाने लगता है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए? ये सब हे फीवर के सिम्टम्स हो गए। ये सब कोल्ड, जैसे कोल्ड के सिम्टम्स होते हैं ना, सेम हे फीवर के भी सिम्टम्स ऐसे ही होते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हरित क्रांति की सफलता से जुड़े वैज्ञानिक हैं, यानी हरित क्रांति के बारे में आप सभी को पता है। क्या? ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में आप सभी को पता है। तो इससे जुड़े वैज्ञानिक कौन है? ये किस लेवल पे पूछ रहा है? तो ये वर्ल्ड लेवल पे पूछ रहा है, ये वर्ल्ड लेवल पे पूछ रहा है, ठीक है। अगर इंडिया लेवल पे पूछता है तो वो क्वेश्चन में मेंशन कर देता है कि इन इंडिया, ठीक है। तो ये वर्ल्ड लेवल पे पूछ रहा है, तो बता दीजिए कि फादर ऑफ हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन है।
बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत पहले से ये पढ़ते आए हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर उम्मीद करती हूँ कि 100% बच्चों का सही होगा। ओके, फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? नॉर्मल बर्लॉग। सेकंड क्या है? एस भटनागर। थर्ड क्या है? जेसी बोस। एंड फोर्थ क्या है? वी.आर. राव। जल्दी से बता दीजिए। तो बिल्कुल ऑप्शन ए इज करेक्ट, नॉर्मल बर्लॉग, डॉक्टर नॉर्मल बर्लॉग, ठीक है। अगर यही इंडिया लेवल पे पूछते हम कि इन इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन लाया था, बता दीजिए जल्दी से। तो कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है। एम.एस. स्वामीनाथन थे, जो कि जिनको इंडिया लेवल पे फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला जाता है, ठीक है। चलिए एक आप लोगों को टास्क देती हूँ कि ये कब हुआ था, ये हरित क्रांति किस सन में हुआ था। ये जिसको पता है जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर दीजिए, और इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है। जिसको नहीं पता है ढूंढिए, पढ़िए, फिर बाद में आके कमेंट में लिख दीजिएगा कि हाँ इस समय हुआ था, ठीक है। चलिए, तो ये आपका टास्क हुआ एक क्वेश्चन कि कब हुआ था, किस सन में हुआ था, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाइड्राजीन व 40% H2O2 विलयन के मिश्रण का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार से होता है। यानी क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, आपसे क्या पूछ रहा है कि हाइड्राजीन का मिक्सचर और 40% H2O2 सॉल्यूशन, दोनों का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? मतलब क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन और 40% H2O2 के मिश्रण, मतलब दोनों के मिक्सचर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, या फिर किसकी रूप में किया जाता है? क्या इसको कीटाणुनाशक के यूज में, यानी कीटाणु को मारने के लिए इसका यूज किया जाता है, या फिर प्रोपेलेंट की तरह यूज किया जाता है? प्रोपेलेंट मतलब आप क्या समझते हो? रॉकेट फ्यूल, आप सभी जानते हो ना रॉकेट फ्यूल, ठीक है ना, प्रोपेलेंट होता है, ठीक है। इसकी तरह यूज़ किया जाता है, या फिर बैक्टीरिया जीवाणु नाशक है, या फिर रोगाणु नाशक है? जल्दी से बता दीजिए कि ये जो हाइड्राजीन और 40% H2O2 के सॉल्यूशन के मिक्सचर का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो बिल्कुल सही, इसका कहाँ यूज़ करते हैं? इसको प्रोपेलेंट की तरह यूज़ करते हैं, यानी रॉकेट फ्यूल में यूज़ करते हैं। किसमें? रॉकेट फ्यूल में यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जो H2O2 है ना, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, याद रखिएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो भी पावरफुल है, ठीक है। पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है H2O2, इसीलिए इसको किस तरह यूज किया जाता है? रॉकेट फ्यूल की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन बायो का नहीं था, फिर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जोनास साल्फ का आविष्कार किसने किया? जल्दी से बता दीजिए कि जोनास साल्फ जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने किस चीज़ का आविष्कार किया? क्या सूक्ष्म दर्शी यंत्र यानी माइक्रोस्कोप का आविष्कार किए थे, या फिर इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर का आविष्कार किए थे, या फिर एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किए थे, या फिर पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किए थे? जल्दी से बता दीजिए कि जो जोनास साल्फ थे वो किसका आविष्कार किए थे। तो वेरी गुड, जिन्होंने ऑप्शन डी को सेलेक्ट किया है, इन्होंने पोलियो टीका का आविष्कार किया था। किसका किया था? पोलियो टीका का आविष्कार किया था। ओके, चलिए आप लोग, ये तो हो गया, पता चल गया कि जोनास सेल्फ किसका आविष्कार किए थे? पोलियो टीका का। अब कोई बता दे कि ये जो माइक्रोस्कोप है उसका आविष्कार किसने किया था? जो माइक्रोस्कोप है उसका आविष्कार किसने किया था? जल्दी से बता दीजिए। आप सभी को पता है सबसे प्रथम बार किसने किया था? एंटीन वॉन लीवेनहॉक, और इससे इन्होंने क्या देखा था? शेल को देखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर मशीन को फर्स्ट टाइम किसने आविष्कार किया था? तो किसने किया था? थॉमस एल्वा एडिसन ने। ये सब याद रखिएगा, क्योंकि अभी ना पूछ दिया है आपसे पोलियो वैक्सीन के साइंटिस्ट का नाम, नेक्स्ट टाइम कुछ और पूछ सकता है, ठीक है। तो ये किसने किया था? थॉमस एल्वा एडिसन, ठीक है। अब एक और बच गया, तो ये बोलेगा कि मुझे क्यों छोड़ दी, चलो इसे भी देख लेते हैं।
क्या है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? तो जो सबसे पहले था ना, ये सबसे पहले किसने किया था? जोसेफ लिस्टर ने। किसने? जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किया था। ये खुद एक सर्जन थे। क्या थे? ये खुद एक सर्जन थे और इन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किया था। ओके, शैडो के बारे में पता चल गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई होप जो मैंने एक्स्ट्रा बताया है वो आप लोगों को याद होगा या फिर आप लोग राइट डाउन कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी कौन, इन चार आपके सामने स्टेटमेंट दिया गया और चारों स्टेटमेंट में से आपसे पूछ रहा है कि कौन एक है जो सही नहीं है। ठीक है, यानी रोग का नाम दिया है और उसके इन्वेंटर का नाम दिया है, तो हमें फाइंड करना है कि कौन सा इसमें रॉन्ग मैच है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है कि लिस्टर कुष्ठ रोग का उपचार, यानी क्या लिस्टर ने कुष्ठ रोग का उपचार निकाला था, कुष्ठ रोग का वैक्सीन निकाला था? तो बिल्कुल नहीं। अभी कुछ देर पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 7 में बताया कि जोसेफ लिस्टर ने क्या किया था? जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किया था। ठीक है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किया था किसने? लिस्टर ने। लिस्टर, उनका पूरा नाम क्या था? जोसेफ लिस्टर। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही मिल गया कि ये इनकरेक्ट है। तो ये तो आपको पता चल गया कि ये तो आपका उत्तर होगा ही। ठीक है, बाकी तीनों भी देख लेते हैं। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? जोनस ई सल्फ पोलियो के विरुद्ध टीका। उसी क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जो जोसेफ साल्फ थे उन्होंने क्या, पोलियो वैक्सीन का इन्वेंट किया था। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सी क्या बोल रहा है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन का खोज किए थे। बिल्कुल सही। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, ये जो स्टेटमेंट नहीं, ये नाम भी है और ट्रू स्टेटमेंट है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किसका डिस्कवर किए थे? तो पेनिसिलिन का। ठीक है, ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? एडवर्ड जेनर चेचक के विरुद्ध टीकाकरण निकाले थे। तो बिल्कुल एडवर्ड जेनर जो थे वो स्मॉल पॉक्स, आप सभी को पता होगा, चेचक जो होता है उसके खिलाफ इन्होंने क्या, टीका का आविष्कार किया था। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए जो है होगा वो आपका उत्तर होगा। ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है। चलिए एक इम्पॉर्टेंट बात बता देती हूँ कि जो ये लिप्रोसी है यानी जो कुष्ठ रोग है उसको आजकल किस नाम से जानते हैं? तो हैंसेन्स डिजीज़ के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? मॉडर्न युग में उसका नाम चेंज कर दिया गया है और हैंसेन्स डिजीज कर दिया गया है उसका नाम। ठीक है, आप सभी को पता होगा ये जो डिजीज़ है उसके जो इंजेक्शन पड़ते हैं बच्चों को, बीसीजी का जो सुइया पड़ता है, इसी डिजीज़ को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ये इंजेक्शन बच्चों को प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई होप बताना चाहिए था जितना वो मैंने बता दिया इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है, यानी ह्यूमन में जो प्लाज्मोडियम इन्फेक्शन होता है वो कौन कॉज करता है? क्या इन्फ्लुएंजा कॉज करता है, या फिर टाइफाइड कॉज करता है, या फिर टेटनस, या फिर मलेरिया? जहाँ प्लाज्मोडियम का नाम सुनो ना सीधा मलेरिया टिक कर दो। ठीक है, ओके, आप सभी को पता है, मलेरिया के बारे में मुझे बताने का ज़रूरत नहीं है, किसके काटने से होता है उसका नाम भी आपको पता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये ना बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? अधिकतम प्रोटीन वाला वनस्पतिक खाद्य है, यानी सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस वेजिटेबल में पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? चना। सेकंड क्या बोल रहा है? पी। थर्ड क्या है? सोयाबीन, अरहर। आप सभी को पता है कि पल्सेस में भी प्रोटीन पाए जाते हैं बट सोयाबीन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। किसमें? सोयाबीन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है ना, डायबिटीज़ में रोगी का बढ़ जाता है, यानी अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ बीमारी होता है तो क्या उसकी बॉडी में सॉल्ट लेवल हाई हो जाता है, या फिर शुगर लेवल हाई हो जाता है, या फिर प्रोटीन, या फिर फैट? तो आप सभी को पता है कि शुगर लेवल जब हाई हो जाता है तो क्या, कौन सा डिजीज़ होता है? डायबिटीज़ हो जाता है। ठीक है, और डायबिटीज़ में शुगर खाना यानी चीनी या फिर मीठा सामान खाना बिल्कुल वर्जित रहता है। ठीक है,
और आजकल ये जो डायबिटीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। हर एक 5 व्यक्ति में से ना 3 को डायबिटीज़ रहता है, बाकी 2 ही स्वस्थ रहते हैं। तो डायबिटीज़ जो डिज़ीज़ है ये एक तरह से अगर आप कंट्रोल करते हो ना, इसकी अच्छे से ट्रीटमेंट करवाते हो और जो डॉक्टर आपको बोलता है प्रिकॉशन लेने के लिए वो अगर आप लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कभी कभी ये बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो जाता है। ओके, तो इस डायबिटीज़ को हल्के में नहीं लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विटामिन सी का उत्तम स्रोत। यहाँ क्या बोल रहा है, उत्तम स्रोत यानी बेस्ट सोर्स पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे, बेस्ट सोर्स पूछ रहा है। सेब में भी विटामिन सी पाया जाता है, मैंने कल ही बताया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बेस्ट सोर्स बताना है। सेकंड क्या है, आम, आंवला, दूध। जहाँ आंवला है वहाँ सेब की क्या ज़रूरत, ठीक है। तो हमारा बेस्ट सोर्स क्या है, आंवला। एक और मैंने क्वेश्चन कभी बताया था, कभी नहीं, इन्हीं दिनों में मैंने बताया आपको कि विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है। वो एक चेरी है और उसका मैंने नाम भी बताया था आप लोगों को। और आप लोगों का होमवर्क यही है कि उसका नाम अगर किसी को याद है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख दे, और अगर नहीं याद है तो वो याद कर ले, कहीं से ढूंढे बट याद कर ले, ठीक है। और फिर क्या करोगे याद करके, कमेंट सेक्शन में आके लिख देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डायलिसिस का उपयोग किया जाता है। आप सभी को पता है कि डायलिसिस का उपयोग क्यों किया जाता है। डायलिसिस एक प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या होता है, ब्लड आपका फिल्टर होता है, ठीक है। डायलिसिस मतलब किसके हेल्प से होता है, तो डायलाइज़र मशीन के हेल्प से होता है। और ये डायलिसिस जो है वो फंक्शन, ये जो प्रोसेस है वो किसकी तरह वर्क करता है, तो किडनी के लिए। जैसे किडनी काम करता है ना, वैसे ही ये डायलिसिस काम करता है। डायलिसिस प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। किडनी भी ब्लड का फिल्टर करता है और डायलिसिस भी ब्लड का फिल्टर करता है। तो ये एक तरह से आर्टिफिशियल बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये किसके लिए किया जाता है, डायलिसिस का उपयोग किसके लिए उपयोग किया जाता है, किसके लिए, जल्दी से बता दीजिए। तो गुर्दे के लिए यानी किडनी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, HIV से होने वाला रोग। जल्दी से बता दीजिए कि ये HIV से होने वाला रोग कौन सा है। HIV का फुल फॉर्म बता दीजिए। बहुत बच्चे भूल गए होंगे HIV का फुल फॉर्म, ठीक है, क्योंकि बहुत पहले पढ़े होगे ना, याद नहीं होगा। अगर याद नहीं होगा तो याद कर लो, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, मैं तो बता नहीं रही हूँ। फर्स्ट क्या बोल रहा है, 6 रोग। क्या HIV से 6 रोग होता है, यानी ट्यूबरक्लोसिस होता है, आतसक होता है यानी, या फिर कैंसर होता है, या फिर एड्स होता है। तो बिल्कुल एड्स होता है, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। HIV का आप लोग खुद से बता दो। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, पोलियो रोग का जनक, यानी जनक यहाँ फादर से रिलेटेड नहीं है। यहाँ बात ये पूछ रहा है आपसे कि पोलियो जो है वो कैसा डिजीज़ है। क्या वो बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, या फिर फंगी के द्वारा फैलता है, या फिर वायरस के द्वारा फैलता है, या फिर प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है। तो आप सभी को पता है कि जो पोलियो है वो क्या है, एक वायरल डिजीज़ है। क्या है, एक वायरल डिजीज़ है। तो विषाणु के द्वारा ये फैलता है। इसका कैरियर क्या है, विषाणु है यानी वायरस है, ठीक है। ये पोलियो वायरस होता है, ठीक है, पोलियो वायरस होता है। और ये पोलियो डिजीज़ किस पे इफेक्ट करता है, तो स्पाइनल कॉर्ड के, ह्यूमन के स्पाइनल कॉर्ड पे ये इफेक्ट करता है, ठीक है। और जब इफेक्ट करता है तो क्या कॉज करता है, कौन सा बीमारी कॉज कर देता है, पैरालाइसिस। आप सभी को पता है कि पैरालाइसिस क्या होता है, जिसमें ब्रेन आपका काम करता है बस बॉडी साथ छोड़ देता है, ठीक है। वो भी अलग अलग होता है, जैसे किसी को हाथ में, किसी को पैर में, किसी किसी के तो हाफ फेस में भी पैरालाइसिस हो जाता है, ठीक है। तो उसका अलग है, बट उसे हम सबको पैरालाइसिस ही बोलते हैं। इसलिए उस जो ऑर्गन में होगा यानी अपर ऑर्गन में, वो ऑर्गन आपका काम करना बंद कर देता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, 15 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो आई होप जो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ बताया है वो सब आपको याद हो गया होगा, और जो मैंने बोला है कि कमेंट में लिखना है वो आप लोग पक्का करोगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू।